हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, बैंकर लीगल एंटिटीज़। इसमें हम जो है पढ़ने वाले हैं 7 टॉपिक्स जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। लेंडर लायबिलिटी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आईबीसी, एलएलपी, कंपटीशन एक्ट एंड फैमा के बारे में। फ्रेंड्स, ये बुक जो है लिखी है शेखर परिधि जी ने। बहुत ही अच्छी सुंदर बुक है। ये पीडीएफ नोट्स और आपको ये पीडीएफ बुक ये सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उसमें मैंने बहुत सारी बुक्स के बारे में समराइज़ करके आपको बताया। तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें आरबीआई एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, नेगोशिएबल एक्ट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, लॉ ऑफ लिमिटेशंस, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, आरडीबी, डीआरटी, सरफासी, कुशोरी एक्ट, जनरल क्लॉजेज, रजिस्ट्रेशन, सिविल प्रोसीजर, लेंडर्स और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आईबीसी, एलएलपी, कंपनीज एक्ट और फैमा। ये सारे टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे दिख गया होगा 22 पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार आप देखिए, पहला टॉपिक स्टार्ट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसमें एक लाइन ये आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ आपको। हिल्टन यंग कमीशन दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए मंजूरा। आरबीआई जो है कौन से कमीशन के थ्रू बना था? हिल्टन यंग कमीशन, इसने रिकमेंड किया था और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बना था। आरबीआई एक्ट 1934 ये पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। और इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ये नेशनलाइज कब हुआ था, तो ये नोट कर लेंगे 1949। ये है इन जनवरी 1949 आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड। अब आ जाएंगे नीचे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे उसी के रिगार्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सेक्शन 17 ऑफ द आरबीआई एक्ट ये क्या कहता है? आरबीआई कैसा क्या बिजनेस करेगा वो उसको डिराइव करेगा। और सेक्शन 18 ऑफ द आरबीआई एक्ट ये इमरजेंसी लोन्स टू बैंक्स, इसके रिगार्डिंग आप बताएगा, ठीक है। तो आरबीआई की बेसिकली वर्किंग क्या होती है? आरबीआई क्या करता है, जो एक सेंट्रल बैंक है जो कि रूल्स गाइडलाइंस वगैरह बनाएगा। किस लिए? ताकि जो है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग आसान हो सके और जो भी बैंक्स हैं वो प्रॉपर चलते रहें, उनमें कंप्लायंस प्रॉपर रहे, ऐसा ना हो वो पब्लिक का पैसा बटोर के और भाग जाए। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आरबीआई काम करता है। एनबीएफसीज वगैरह को रेगुलेट करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आरबीआई क्या क्या चीज़ें रोकता है? ये लोन्स एडवांसेस, जैसे मान लो कोई हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एनबीएफसीज वगैरह लोन देते हैं तो उसको रोकेगा। और डिपॉजिट्स वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, उन सबको भी ये मेंटेन करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि मिनिमम बैलेंस चार्जेस वगैरह वो सब चीज़ें बैंक्स लगाते हैं, या कुछ बैंक्स हैवी लेते हैं, तो वो सब चीज़ें रेगुलेट करने का काम किसका है? आरबीआई का है, ठीक है। तो इसी में आगे आपके सेक्शंस आते रहेंगे अलग अलग। सेक्शन 21 है, ये क्या देखता है? कंडक्ट अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मैनेज पब्लिक डेब्ट। ये जो वन लाइनर्स हैं ये सारे आप एक बार कहीं पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या पढ़ सकते हैं इसको, सो दैट ये क्या होगा कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। आरबीआई एक्ट सेक्शन 22 क्या कहता है? एक्सक्लूसिव राइट टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया। आरबीआई क्या करता है? बैंक नोट छापता है, पता है ना आपको। तो 4 हमारे प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ पे पैसे छपते हैं। तो सेक्शन 24 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 स्टेट्स द मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ नोट इज़ 10,000। तो आज तक एक सबसे बड़ा जो नोट छपेगा वो क्या है? 10,000 रुपये का है। तो अभी मार्केट में 2,000 के नोट भी नहीं चल रहे हैं, तो वो भी बंद कराए हैं। पहले वो छपे थे नोटबंदी के टाइम पे। हाँ, जिनके पास है वो लोग जमा करा सकते हैं आरबीआई में। तो सेक्शन 26 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 डिस्क्राइब्स द लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन नोट्स।
सेक्शन 26(2) डील्स विद द विड्रॉल ऑफ टेंगर। तो ये सारे जो है आपके सेक्शन है, धीरे धीरे आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन 27 जो है एक्सक्लूसिव सॉल्ड नोट्स के बारे में। सेक्शन 28 है एक्सचेंज ऑफ डैमेज नोट्स के बारे में। सेक्शन 31 जो है प्रोमिसरी नोट्स, पेबल चेक्स दे आर पेबल ऑन डिमांड, ये सब चीज़ें। तो आया सेक्शन 42 CRR के बारे में। सेक्शन 42(1) शेड्यूल बैंक टू हैव मैनेज एवरेज डेली बैलेंस, इसके बारे में। सेक्शन 45U ये रिगार्डिंग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, डेरिवेटिव, मनी मार्केट वगैरह के बारे में, ठीक है। RBI बेसिकली क्या है कि गवर्निंग बॉडी भी है और बैंक्स को हेल्प भी करती है। जैसे अगर पैसे की कमी हो जाती है तो RBI हेल्प करती है। तो अब फ्रेंड्स RBI से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बैंक हो चुका है, RBI के बारे में बता दिया हमने। अब बात करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में। तो ये कब फोर्स में आया था? 1 मार्च 1966 में जो है इसको चेंज कर दिया, फोर्स में आ गया था ये 16 मार्च 1949 की। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बेसिकली क्या काम करता है? टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, है ना, कि ताकि उनको जो है सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी मिले और डिपॉजिट भी मिले। जैसे हम FDRs वगैरह कराते हैं तो उस पर सही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। टू अट्यून द मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द लार्जर इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज ऑफ द नेशन। वी सी कंटेंट्स ऑफ सम सेक्शंस हियर अंडर। सेक्शन 5 क्या है? जो बैंक नाम रखते हैं या बैंकिंग कंपनी नाम रखते हैं, देखना है आपने NBFCs बैंक नहीं नाम रख सकते अपना, तो वो सब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर आएगा। सेक्शन 6 जो है बिजनेस कैन अंडरटेक, सेक्शन 7 के अंडर आएगा, ठीक है। तो ये आपने वेरियस सेक्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन 8 है प्रोहिबिट्स करता है एंगेजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो ये सब चीज़ें आपने देखनी है। सेक्शन 10 है वो होल टाइम बैंकिंग कंपनी हैज़ टू बी मैनेज्ड बाय होल टाइम चेयरमैन, ठीक है। सेक्शन 10BB बैंक अपॉइंट चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड ऑन अ होल टाइम बेसिस और अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, ठीक है। सेक्शन 18 है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डील्स विद द कैश रिजर्व्स टू बी मेंटेन्ड बाय द बैंक्स। सेक्शन 20 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डील्स विद द रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपने ये देखना है, सेक्शन 45 के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ये देखेंगे। सेक्शन 45ZA, स्क्रीन पे आ जाइए, स्क्रीन पे देखिए आप। सेक्शन 45ZA डील्स विद द रिटर्न ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेड टू कस्टमर्स। सेक्शन 45ZA इज़ द नॉमिनेशन इन बैंक अकाउंट। इन नॉमिनेशन का ज़्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि देखो कोरोना के बाद में क्या होता है कि कई लोग नेचुरली उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके पीछे लोगों घरों वालों को भी नहीं पता था कि उन्होंने कितना डिपॉजिट करके रखा है, क्या रखा है। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी है तो इजीली उनका सेटलमेंट हो सकता है। कोरोना में देखा आपने, मतलब ये कि यंगस्टर्स भी काफ़ी उनकी डेथ हुई है, तो इसलिए RBI ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है कि नॉमिनेशन मस्ट है। नॉमिनेशन आपको ज़रूर कराना चाहिए, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, लेकिन ये है कि वो आपके ही बेटरमेंट के लिए है, ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो आप बस सिर्फ स्क्रीन देखते रहिए, और अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीन का ले सकते हैं जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। NI एक्ट वॉज पास्ड ड्यूरिंग 1881 एंड केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 1882। NI एक्ट हैज़ 148 सेक्शंस और 17 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। ये एक्ट सारी कंट्री में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में भी, ठीक है। NI एक्ट बेसिकली क्या है, जहाँ पे चेक की बात आएगी वहाँ पे NI एक्ट आ जाएगा। जो हॉलीडेज़ वगैरह डिक्लेयर किए जाते हैं तो वो NI एक्ट के अंडर होते हैं, क्योंकि देखो अगर मान लो आपने कोई क्लियरिंग में चेक दे दिया और अगले दिन अगर छुट्टी आ गई तो फिर वो नेक्स्ट डे पे होगा। अभी वो चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें कि सेम डे क्लियर हो जाए, तो अभी हुआ नहीं है, वो सब चीज़ें एकदम स्मूथ वर्किंग करने लगी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आगे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, जो बनेगा आपका सेक्शन 8 ऑफ द NI एक्ट एंटाइटलमेंट इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन देयर ऑफ टू रिसीव द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम पार्टीज
कंसिडरेशन इज नॉट कंपल्सरी टू बिकम अ होल्डर, एग्जाम्पल चेक रिसीव्ड एज अ गिफ्ट। तो ये सेक्शंस जो है ये सब काम आएंगे आपके जब केस स्टडीज़ वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे, तब हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे इसमें। जैसे मान लो ए चेक किसी बी को देता है, बी आगे सी को देता है, तो क्या सी को हम पेमेंट कर सकते हैं? इस तरह की केस स्टडीज़ आएंगी, वहाँ पे ये आपके लॉज काम आएंगे। सेक्शन 9 जो है वो पोजेशन से रिलेटेड है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं इसको। सेक्शन 30 एज पर सेक्शन 31 ऑफ द 1934, नो पर्सन अदर देन central government or Reserve Bank of India or any other person authorized in his behalf can issue bearer promissory notes या currency notes and demand bills of exchange payable to bearer। तो RBI एक्ट 1934 क्या कहता है कि कोई भी ऑथराइज नहीं है जो कि अपने बिहाफ पे बियरर प्रॉमिसरी नोट्स या करेंसी नोट्स छाप सके, ठीक है। सेक्शन 20 ऑफ द NI एक्ट ये क्या कहता है? ऑन विच डेट पे और अमाउंट इज नॉट मेंशन इट इज insured instrument, it can be completed by the holder and the completion is not treated as material alteration। An instrument without signature is not treated as an instrument at all। जिस पे सिग्नेचर नहीं होंगे उसको इंस्ट्रूमेंट ट्रीट नहीं करा जाएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, एक कई बार केस स्टडी वगैरह में क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, तो ये आपने रीडिंग कर लेनी है। जो चेक के पीछे साइन होता है, तो ये देखियो सेक्शन 15 के बारे में कह रहा है ये नेगोशिएशन एंडोर्समेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक का क्या मतलब है? जो कि आगे की तारीख का, जैसे मान लो आज 16 तारीख है और कोई चेक आपको 20 तारीख का मिलता है, तो वो क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है। हमेशा पोस्ट डेटेड चेक में सावधानी से करेंगे। बाई चांस अगर क्लियरिंग में आया है तो आपको बाद में ही प्रेजेंट करना है, वो सेम डे नहीं प्रेजेंट कर देना, नहीं तो वो फिर आपकी लाइबिलिटी बन जाएगा। अ चेक बिकम स्टेल आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब जो उस पर डेट डली हुई है उससे 3 महीने बाद वो चेक किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। और एक केस स्टडी आएगी कि इम्पॉसिबल डेट क्या होती है। तो इम्पॉसिबल डेट जो कि कैलेंडर में है नहीं, जैसे कि मान लो 31 फरवरी कोई लिख देता है, तो वो होगा ही नहीं। तो उसे कब पे करना है? लास्ट डे ऑफ द मंथ और 3 मंथ्स, जब भी उसका लास्ट डेट होगा तब आप पे, तब तक पे कर सकते हैं आप। इफ़ द अमाउंट एंड फिगर्स मिसमैच होती हैं, तो आपने जो वर्ड्स में लिखा है उस पर ही कायम रहना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें NI एक्ट में आती हैं, तो ये आपको जो है प्रैक्टिकल काम भी करेंगे आप, तो भी आपको हेल्प करेगा। बियरर टू ऑर्डर चेक है, क्रॉसिंग है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। चेक के ऊपर काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे माइकर कोड वगैरह, ये सब चीज़ें होती है, तो आपको पता होना चाहिए किस काम आता है ये, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ चेक के लिए जो है 6 डिजिट का नंबर प्रिंटेड होता है विद माइकर नंबर और ट्रांजेक्शन कोड्स वगैरह लिखे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब आजकल तो CTS चेक आ गए, तो उसमें जो है वाटर मार्क है, उससे आप देख सकते हो साइड में CTS कंप्लाइंट भी लिखा होता है। तो चेक डिसऑनर होने में भी कुछ पेनल्टीज़ हैं, वो अंडर सेक्शन 138 के अंडर आती हैं। तो ये है कि आपका दो जो बाउंस हो जाता है चेक, फिर ये कोर्ट में आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके 15 डेज़ के अंदर आपको, अगर वो पैसा जमा कर देता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो फिर आगे आपने उस पर कार्रवाई करनी है। अब हम आगे बिल ऑफ एक्सचेंज पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारा टॉपिक ये PDF है, ये आपको पढ़ने जैसा ही है। तो काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं।
बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में इसमें ये भी आप देख सकते हैं। ओ फ्रेंड्स, आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो, ये यहीं पे पॉज करते हैं हम। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, एक और टॉपिक लेके आए हैं जे बी सी आई बी के MCQs वगैरह में। तो हम इसमें मेन मेन चीज़ें पढ़ेंगे फ्रेंड्स। हम जो है JIB और CIB में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम इसको अभी डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया क्या है? देखो, पहले क्या होता था, हमें अगर पैसे की ज़रूरत है तो हम कहाँ से चल लेके आएंगे? मनी लेंडर्स होते थे, सूदखोर होते थे, उनसे पैसे लेके आते थे। अब क्या है कि वो लोग क्या करते थे, हमारे से एक्स्ट्रा चार्ज करते थे, बहुत ज़्यादा हमारे से पैसा ले लेते थे। तो उसकी वजह से फिर हमने इन चीज़ों को अवॉइड किया और हमने क्या करा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह इनको इनसे काम चलाना शुरू करा। ठीक है। और फाइनेंशियल मार्केट में और क्या होते हैं? मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट वगैरह, कैपिटल मार्केट है, यहाँ से जो है फॉरेक्स एक्सचेंज का काम होता है। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कौन कौन से? हमारे लोन, डिपॉजिट, बॉन्ड्स, इक्विटीज़, ट्रेजरी बिल्स, ये सारे क्या है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है? RBI रेगुलेट करता है बैंक्स को। सेबी करता है कैपिटल मार्केट या म्यूचुअल फंड्स को। IRDA जो है इंश्योरेंस कंपनीज को करता है। ठीक है। बैंकिंग इंडिया लीगल फ्रेमवर्क ऑफ बैंक्स, ये क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। और आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है। तो दो आपके जो हैं अलग अलग एक्ट्स हैं जिसके अंडर बैंकिंग पूरा रेगुलेट होता है। ठीक है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम रेगुलेट होता है इन दोनों एक्ट के थ्रू। और RBI क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है। RBI कौन से कमीशन के अंडर आया था? हिल्टन यंग कमीशन के अंडर। ठीक है। तो बैंक RBI क्या क्या रेगुलेट करेगा? स्टेचुटरी कॉरपोरेशन, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। BR एक्ट 1949 ये क्या कहता है? बैंकिंग कंपनीज और कोऑपरेटिव बैंक्स को सर्टेन मोमेंट नॉट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नॉट एप्लीकेबल है प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस को। और अपना लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं करता है। ठीक है। BR एक्ट अलाउस क्या अलाउ करेगा? सेक्शन RBI सेक्शन 22 टू इशू लाइसेंस टू द बैंक। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर जो है लाइसेंस दिए जाते हैं बैंक्स को काम करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये गोल गोल से ऐसे बना के दिखाया हुआ है। तो इसमें क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो है काम धंधा क्या है? रेगुलेशन करना, पेनल्टीज लगाना, और क्या करना? कोई अगर NBFC प्रॉपर नहीं काम करा तो उसको सस्पेंशन करना या उनका लाइसेंस वगैरह रद्द करना। RBI क्या करेगा? टाइम टू टाइम जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है जो कि आगे इनकी गवर्निंग बॉडी में काम आएगा। RBI डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ RBI के बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम थोड़े थोड़े देखते हैं ये क्या करता है। फॉरेक्स वगैरह को मेंटेन करेगा, फॉरेक्स रिजर्व्स को देखेगा, बैंक रेट, ऑक्शन, रेपो रेट वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। और सेंट्रल बैंकिंग सुपरविजन, फाइनेंशियल सुपरविजन भी वही करेगा। ठीक है। आगे देखते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है और फैसिलिटेटर भी है। मतलब जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक इनसे भी पैसा लेता है ना। आपको पता होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? इंटर बैंक कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, सेटल्ड डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, बिल डिस्काउंटिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स का सर्टिफिकेट और डिपॉजिट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है 7 दिन से लेके 1 साल तक की, मैक्सिमम 3 साल की हो सकती है। मिनिमम अमाउंट जो है 1 लाख है। इसमें स्टाम्प ड्यूटी वगैरह इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग देनी होती है। ठीक है।
issued to individuals, corporations, trust funds, एसोसिएशन वगैरह, issued at discount rate freely determined by the market investors. कमर्शियल पेपर क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। ये भी 7 दिन से 1 साल तक के लिए होता है। इसमें जो है अमाउंट ज़्यादा होती है, 5 लाख तक कर सकते हैं, ठीक है। रेपो रेट क्या है? जो बैंक्स पैसा लेंगे उसको बोलते हैं रेपो रेट, और वापस देंगे वो रिवर्स रेपो रेट। इंडियन कैपिटल मार्केट में जो है अपना स्टॉक मार्केट NSE BSE में जो स्टॉक्स वगैरह एक्सचेंज होते हैं तो वो इंडियन कैपिटल मार्केट है। सेबी उसको रेगुलेट करता है। सेबी पावर में आया था 1 मार्च 1992 में। उसका फंक्शन बेसिकली क्या है? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना और सुपरवाइज करना, और जो जैसे मुनाफाखोरी को रोकना। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, बहुत उसमें फेक न्यूज़ डाल के कई बार कोई स्टॉक ऊपर चढ़ा देते हैं और फिर उसको बेच के बाहर आते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स में फंस जाता है। एमफी का बेसिकली काम क्या है? एसोसिएशन जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह को करती है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और ट्रेनिंग वगैरह देती है। IRDA बेसिकली क्या है? रेगुलेटर है फॉर इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2000 में। IRDA फंक्शंस क्या है? रेगुलेट, प्रमोट, इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। इंश्योरेंस सेक्टर में क्या है? डिवाइडेड इनटू 2 है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। जो जैसे आपकी मान लो सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है तो ये लाइफ आपकी, तो ये लाइफ इंश्योरेंस के अंडर आता है। लेकिन आपकी जो गाड़ी डैमेज हुई है सब चीज़ किसके अंडर आता है? जनरल इंश्योरेंस के अंडर। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी प्रमोट सेविंग्स एंड मोबिलाइज फंड्स विच आर इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट. Mutual funds are associations or trusts of public members and assist them in making investments in the financial instruments of the business या corporate sector. म्यूचुअल फंड का एम बेसिकली क्या है कि रिस्क को कम करना इन्वेस्टमेंट में। रेगुलेट कौन करता है? वो सेबी करती है। मर्चेंट बैंकिंग जो है वो सब्जेक्ट टू रेगुलेशन बाय सेबी एंड RBI. इंडियन बैंक्स को बेसिकली रेगुलेट कौन करता है? आपका RBI। पहले नाम जो भी था इनका, अभी जो क्वेश्चन हिल्टन के बारे में पूछते हैं या फिर RBI नेशनलाइज कब होता है? 1949। यही 2 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और कोई ऐसा खास नहीं है। SBI के बारे में आ जाता है कि SBI का पहला नाम 1955 में इंपीरियल बैंक था। नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये है काफ़ी अच्छा इनका जो है मार्केट है। अभी को कहीं भी देखेंगे आप, हर स्टेट में हर जगह पे आपको SBI की ब्रांचेस मिल जाएंगी। प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। इधर लिबरलाइज प्रोग्रेस इन्वायरमेंट जो है, बैंकिंग में क्या क्या चीज़ चेंजेस हो चुकी हैं। अब ATMs आ गए हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, नेट बैंकिंग आ गई है, आपको बैंक जाना ही नहीं पड़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, लोन लेना आसान हो चुका है, ऑनलाइन आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी अब बहुत ज़्यादा आ चुके हैं जो कि आपको इजीली लोन दे देते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, अब बेसिकली बैंक्स क्या हैं? RBI, सेंट्रल बैंक, और ये आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे एक्सिस बैंक हो गया, HDFC हो गया, ये सब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी चल रहे हैं, फॉरेन बैंक्स भी आ गए हैं मार्केट में, जो कि आपका कंपटीशन और बढ़ चुका है। जो नेशनलाइज बैंक्स हैं पहले वही लोन देते थे, तो अब जो है NBFCs ने भी स्टार्ट कर दिया है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप SBI एसोसिएट बैंक्स तो मर्ज हो चुके हैं, तो वो कहानी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। RRBs अभी रहते हैं, वो भी अब मर्ज होने ही वाले हैं थोड़े टाइम में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है रेगुलेटर, सुपरवाइजर, फैसिलिटेटर है। ये क्या काम करता है? RBI के बहुत सारे रोल्स हैं, यहाँ पे थोड़े से बताए गए हैं आपको। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, बैंक्स को भी ज़रूरत पड़ती है तो पैसा उधार भी देता है। बैंकर्स बैंक है, करेंसी नोट्स छाप के देता है आपको, आपका लिक्विडिटी मेंटेन करके रखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर नोट प्रिंट हो जाएंगे तो वो लिक्विडिटी को ख़राब कर सकते हैं मार्केट में। क्रेडिट कंट्रोल वगैरह करता है, जैसे बैंक रेट, SLR, CRR वगैरह, ये सब चीज़, ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह, लैंडिंग वगैरह में भी हेल्प करता है। अब डीफ के बारे में भी अगर पढ़ेंगे तो डीफ अकाउंट के पैसा जो है वो आपको एजुकेट करने के लिए काम करता है। जैसे आपको मैसेजेस वगैरह आते हैं ना कि फ्रॉड कॉल्स वगैरह, ये सब सावधान रहना, ये सब डीफ के पैसे से होता है। कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स में जो है आप देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सेविंग अकाउंट तो हर किसी का होता है, FD भी हर कोई खोलता है। RD पहले खोलते थे, अब तो SIP करने लगे हैं लोग।
फ्लेक्सी बेसिकली क्या है कि थोड़ा जब मतलब फ्लेक्सिबल रहता है, उसमें आप जमा कर सकते हैं कम ज़्यादा। सो जैसे मान लीजिए आपकी फ्लेक्सी आरडी खुली हुई है तो इसमें आप 100 भी जमा कर सकते हैं, 500 भी जमा कर सकते हैं। सिक्योर डिपॉजिट, करंट अकाउंट्स वगैरह इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एनआरआईज़ के लिए एनआरओ और एनआरई अकाउंट होता है, इसकी पूरा हमने जो है एक वीडियो बना रखी है। इसमें एनआरई एनआरओ के बारे में पूरा आपको समझाया गया, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे अभी डिस्कस करना ठीक नहीं है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। FCNR अकाउंट बेसिकली क्या है कि फ़ॉरेन करेंसी में खुलता है, और ये कुछ ही फ़ॉरेन करेंसीज हैं जैसे US डॉलर, GBP, जापानीज़ येन, यूरो, कैड, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये करेंसीज़ का नाम ज़रूर याद कर लें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए। तो इन करेंसीज़ में ही FCNR अकाउंट खुलता है, ठीक है। रिपार्टीशन ऑफ फंड्स क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज अलाउड होता है। लोन प्रोडक्ट्स क्या है, फंड बेस्ड है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, रिटेल, टर्म डिपॉजिट, बिल फाइनेंस वगैरह। लोन प्रोडक्ट्स नॉन फंड बेस्ड क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स, ये सब चीज़ें। KYCs, मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें। NI एक्ट जो है आपका, ये चेक से रिलेटेड है।